एक करोड़पति माँ अपनी 4 महीने की दूध पीती बच्ची को नाखूनों से नोचना शुरू करती है। जब छोटी बच्ची रोती है तो उसे लगता है कि मुझे इस बच्ची को जान से मारना पड़ेगा। वो किचन से चाकू लेकर आती है और उस 4 महीने की बच्ची को गोदना शुरू कर देती है। जब बच्ची की सांसें थम जाती है, ये जो करोड़पति माँ है अपनी 4 महीने की बच्ची को कम्बल में लपेट कर, जो विंडो एसी होता है उसे पीछे वाला हिस्सा खोलकर उस हिस्से में अपनी बच्ची को छोड़ देती है और दोबारा विंडो एसी पीछे से लगा देती है। इसके बाद बैठकर सोचती है कि मुझे अब आगे करना क्या है। घर में पूरा खून ही खून फैल चुका था। इसके बाद वो सबसे पहला ये काम करती है, सो जाती है और लगभग लगभग 2 घंटे तक आंख मूंद कर चैन की नींद लेती है। अपनी 4 महीने की बच्ची को मौत के घाट, वो भी बड़ी बेरहमी से मारने के बाद ये 100 मिनट के बाद जागती है। फिर शुरू होता है वो स्वांग जिसके आधार पर इस महिला को अरेस्ट भी किया जाता है। अब तक मैंने आपको जो भी कहानी बताई वो पुलिस के मुताबिक थी, लेकिन जब पुलिस कोर्ट में इस महिला को लेकर जाती है, पुलिस की सारी थ्योरी फेल हो जाती है और ये बाहर आ जाती है। इस पूरे केस में किस तरीके से मां पर इल्जाम लगता है और मां पर ही इल्जाम लगाने के पीछे जो पुलिस की जो पूरी मेहनत थी उसके बारे में बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। और बताएंगे कि उस पुलिसिया चूक के बारे में कि किस तरीके से लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में एक मां पर जो किसे कातिल साबित किया गया वो छूट जाती है। तो आखिर उस बच्ची को किसने मारा, इसकी जानकारी अब तक पुलिस के सामने भी सवालिया निशान बनकर खड़ी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को, इस पूरे केस स्टडी को अच्छे तरीके से समझते हैं। इस पूरी वारदात को बताने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। इस तस्वीर को देखिए, एक प्यारी सी छोटी सी 4 महीने की बच्ची, नाम है माही। और माही आज तक इंसाफ मांग रही है। माही आज तक ये जानना चाहती है कि उसे किसने मारा। माही आज तक, यानी 2016 से लेकर 2025 आ गया, 9 साल हो गए हैं, लेकिन माही का जो कातिल है वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। या फिर यूँ कहें कि अगर पुलिस ने जिस मां को कातिल साबित किया अगर वही कातिल है, तो सोचिए किस तरीके से पुलिस की चूक की वजह से, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कोर्ट से वो बाइज्जत बरी भी हो गई है। ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसे समझ नहीं है दुनिया की, से पता भी नहीं था कि दुनिया में आई है, क्या हो रहा है इसके साथ, लेकिन सोचिए कोई इसे मारता है। इस बच्ची की नन्ही आंखों ने उस कातिल को देखा है, पर किसी को पता ही नहीं है कि आखिर माही का कातिल कौन है। ये जो पूरी वारदात है भले ही पुरानी है, लेकिन इस केस स्टडी से आपको ये समझने को मिलेगा कि आखिर किस तरीके से जो पुलिसिया चूक होती है उसके ज़रिए बड़े से बड़े कातिल छूट जाते हैं। और इसके बाद जो आम जनता है ब्लेम कोर्ट पर लगाती है, क्योंकि कोर्ट एविडेंस देखता है, कोर्ट जो है सबूत देखता है, और जब सबूत ही नहीं मिलते तो ऐसे में आरोपियों को छोड़ भी दिया जाता है। दरअसल ये जो पूरी वारदात है जयपुर के शास्त्री नगर से सामने आई थी और बात है साल 2016 की। अभी आप तस्वीरों में जिस महिला को देख रहे हैं इसका नाम है नेहा गोयल। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, एक अमीर खानदान की लड़की है, अच्छे विचार, खुले विचारों की महिला है। और फिर इसकी शादी जयपुर के एक व्यापारी से तय होती है, और जो फैमिली है दोनों ही रिच फैमिली है। इनके आप अगर पिक्चर्स देखेंगे, फोटोग्राफ्स देखेंगे उस टाइम पर, तो प्री वेडिंग शूट और तमाम तरीके के जो बेबी शावर वगैरह के शूट होते हैं सब कराए गए हैं, और बहुत ही अच्छा इनका खानदान है। शादी हो जाने के बाद सब कुछ अच्छा चलता है, दोनों फैमिलीज़ में अच्छा चलता है। ससुराल वाले कभी भी नेहा गोयल पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाते, कोई परेशानी नहीं होती। और ऐसे में नेहा एक बेटी को जन्म देती है। बेटी बड़ी होती है, धीरे धीरे उसकी उम्र 8 साल हो जाती है। अब जब पहली बेटी 8 साल की होती है तभी नेहा जो है वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस वक्त, अब आप ये ज़रा तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको नेहा का बेबी बम दिखाई दे रहा है। इस वक्त वो एक तरीके से खुशियाँ मना रही है, अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए जो भी वो कर सकती थी वो सब कर रही थी नेहा गोयल। और अचानक से वो उसको एक बेटी पैदा होती है, यानी जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसे अब दूसरी बार भी एक बेटी पैदा होती है, वो फिर से एक बेटी को जन्म देती है। अब जब उस बेटी का जन्म हो जाता है, छोटी बच्ची का, तो उसका नाम रखा जाता है माही। माही
घर में आप यूँ समझिए खिलौने का काम करती है, हर कोई उसके साथ खुश था। और ये जिस फैमिली में रहते हैं, रिच फैमिली है, तो इनकी जो आप कोठी देखिए कितनी बड़ी कोठी है, और इसके अंदर एक एक्सटेंडेड फैमिली, आप यूँ समझिए बहुत बड़ी फैमिली रहती है। ना सिर्फ नेहा गोयल उनके पति रहते हैं, बल्कि जो रिश्तेदार हैं, जो चाचा ताऊ लगते हैं, जो चचिया ससुर लगते हैं, इस तरीके से भी बहुत से लोग उस घर में रहते थे। टोटल कम से कम 30 से 35 लोग की फैमिली थी और अलग अलग फ्लोर पर रहते थे, और काफ़ी बड़ी इनकी जो कोठी है। अब कहानी और ये जो मर्डर मिस्ट्री का एंगल कैसे आता है, तो दरअसल तारीख होती है 26 अगस्त 2016। ये जो पूरी वारदात मैं आपको बता रही हूँ, पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने जो एफआईआर और सारी चीज़ों में मेंशन किया है, वो पूरी वारदात को मैं आपके सामने रख रही हूँ। फिर हम बताएंगे पुलिस से चूक कैसे हुई। दरअसल 26 अगस्त 2016 को जो परिवार था, वहाँ पर उस रोज़ करीब 35 में से 13 लोग ही घर पर मौजूद थे, और दोपहर का समय हो रहा था। अमीर घर के लोग हैं, काम वगैरह कर आए, कुछ लोग सो रहे थे अपने अपने कमरों में, सब लोग बिजी थे। तो ऐसे में जो नेहा गोयल थी वो भी अपने ही कमरे में मौजूद थी, और उसकी जो बेटी है जो 4 महीने की, उसी कमरे में वो भी बेड पर लेटी हुई थी। अचानक से नेहा सारी जगह देखती है, हर एक एरिया देखती है, और इसके बाद सीधे तौर पर अपनी बेटी पर अटैक करना शुरू करती है। उसके अंदर सोचिए इतना गुस्सा भरा था। जो पुलिस की कमिटमेंट है, जो पुलिस बता रहे हैं उनके आधार पर, जो नेहा है वो अपने नाखूनों से अपनी बेटी को खरोचना शुरू करती है। वो कोशिश करती है कि उसकी बेटी मर जाए, लेकिन जब उसे लगता है कि बच्ची पे कोई असर नहीं हो रहा, वो रो रही है, चीख रही है, और किसी भी तरीके से उसकी हालत ख़राब नहीं हो रही, तो वो किचन में जाती है, एक चाकू लेकर आती है, और चाकू से अपनी बेटी को गोदना शुरू करती है और उसका गला काट देती है। 4 महीने की बेटी का, 4 महीने की बच्ची का एक माँ गला काट देती है, और इसके बाद कंबल लाती है, कंबल में उस लाश को लपेटती है। जब उसे पुख्ता हो जाता है कि बेटी अब नहीं रही, उस लाश को कंबल में लपेटा जाता है, और जिस कमरे में नेहा रहती थी, उसी कमरे के विंडो एसी के पीछे वाले जो एरिया होता है, जो कैबिनेट बोला जाता है, उस यूनिट में जाकर कंबल में लिपटी हुई लाश अपनी बच्ची की वो डाल देती है। अब 4 महीने की बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, तो जो खून वगैरह बहता है उसको भी साफ़ किया जाता है, जैसा पुलिस का कहना है। अब इसके बाद जब वो लाश को उस कैबिनेट में छिपा देती है, तो करीब करीब 100 मिनट की नींद लेती है, अपने ही कमरे में आराम से सोती है। इसके बाद वो उठती है, और फिर उठने के बाद पूरा स्वांग रचती है, पूरा ढोंग करती है। वो कॉल करती है अपने पति को और बोलती है कि माही को कोई लेकर चला गया है, माही कहीं मिल नहीं रही, कुछ भी उसका पता नहीं चल रहा है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। पति जो है भागा भागा ऑफिस से आता है, हर जगह माही को ढूंढा जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस की टीम भी पहुंचती है। अब छोटी सी बच्ची, पुलिस सबसे पहले ये समझने की कोशिश करती है कि क्या परिवार में इनका कोई दुश्मन है। पुलिस को पता लगता है ऐसा कोई नहीं है। नेबर्स के बारे में पूछताछ की जाती है, तब भी नहीं पता। अब आप सोचिए, 4 महीने की बच्ची जिसका 4 महीने पहले ही जन्म हुआ है, उसका आखिर दुश्मन कौन होगा। तो पुलिस ये सोचने पे मजबूर होती है कि शायद घर के ही कोई लोग हैं जिन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, या उन्होंने माही को किडनैप किया। अब ऐसे में सबसे पहले घर में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। पुलिस की टीम, हर किसी को लगाया जाता है कि बच्ची की तलाश करें और देखें आस पड़ोस में कहीं कोई किडनैप करके तो नहीं ले गया। टीम जांच करती है, परिवार वाले जांच करते हैं, और जैसे ही एक कांस्टेबल की नज़र एसी के कैबिनेट पे पड़ती है, तो उसे थोड़ा डाउट होता है, और जैसे ही वो एसी का कैबिनेट खोला जाता है जो नेहा गोयल के कमरे में लगा था, उस बच्ची की लाश कंबल में लिपटी हुई मिलती है। और घर में मौजूद 2 जो नौकर हैं, उनसे उस लाश को निकलवाया जाता है। वो उस कैबिनेट से उस छोटी सी प्यारी सी माही की लाश को निकालते हैं। जब सामने रखते हैं तो माँ का कलेजा कांप उठता है। यानी कि जो नेहा गोयल थी, जिस पे पुलिस बोल रही थी कि ये एक तरीके से वो मर्डर है, वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, अपने पति पर चीखने लगती है और चिल्लाती है कि मेरी बेटी को किसने मारा, मुझे उस कातिल को देखना है। हर तरीके से रोती बिलखती है। अब पुलिस के पास इतने सारे लोग थे, पुलिस पता करती है घर में कौन कौन लोग रहते हैं, तो पता लगता है 30 लोग की पूरी फैमिली रहती है। एक अच्छा खासा बड़ा जॉइंट फैमिली है, और तो और माँ है, पिता है, एक 8 साल की बेटी भी है। हर किसी का रो रो के बुरा हाल था। वहीं पुलिस देखती कि अमीर फैमिली है तो नौकर जरूर होंगे। जब पूछताछ की जाती तो पता लगता है घर में जो 2 नौकर रहते हैं उनके अलावा 2 और नौकर हैं, और एक बच्चे की केयर टेकर भी है, शांतनु। अब पुलिस को लगता है कि एक छोटी सी बच्ची, उसकी दुश्मनी किसी से नहीं होगी, तो हो सकता है जो कातिल हो, जो हत्यारा है, वो इसी घर में मौजूद हो। वो रिलेटिव भी हो सकते हैं, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो नौकर भी हो सकते हैं। पुलिस एक एक को रिमांड में लेती है और एक एक से पूछताछ शुरू की जाती है। सबसे पूछताछ होने के बाद पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता। घर में फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। तो इसके बाद बाथरूम के अंदर कुछ ब्लड स्टेन मिलते हैं। मतलब जिस तारीख को हत्या हुई, 26 तारीख को, उसके 1-2 दिन बाद लगातार घर पर पुलिस आ रही थी, छानबीन कर रही थी, हर एक इलाका, छत, स्टेयर्स, कुछ नहीं छोड़ रही थी। तो ऐसे में पुलिस
कुछ जब एफएसएल टीम को लाती है, यानी फॉरेंसिक टीम को लाती है, तो फॉरेंसिक टीम को बाथरूम के अंदर कुछ ब्लड के स्टेन मिलते हैं सूखे हुए, जो बहुत ही बारीकी से देखे गए थे। उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है और इसके बाद घर के हर एक मेंबर की भी जब जांच की जाती है तो एफएसएल टीम से कहा जाता है कि जो नौकर थे उन्होंने लाश को निकाला था, तो एक तो उनका आप सैंपल लीजिए और ऐसे और भी देखिए, घर में और लोग भी हो सकते हैं। तो पता लगता है कि जो माँ के जो हाथ हैं, जो ये नाखून होते हैं, उनके पास से भी बच्ची के ब्लड के कुछ सैंपल्स मिले हैं, यानी कि नेहा गोयल के हाथ के भी सैंपल लिए जाते हैं। उनको फिर फॉरेंसिक में ले जाया जाता है, जांच की जाती है, तो पता लगता है कि बच्ची की बॉडी पर जो खून था, बाथरूम में जो खून था और नेहा के नाखून में फंसे हुए जो खून के कुछ स्टेन थे, वो सारे मैच हो रहे थे। अब पुलिस को पहला सुराग मिलता है कि हो ना हो कातिल माँ ही है। माँ पर ही शक जाता है, क्योंकि जो नौकर थे उनके हाथ में जो खून लगा था वो इसलिए लगा था क्योंकि उन्होंने बच्ची की लाश को निकाला था। पिता के हाथ में ऐसा कुछ नहीं मिला, बाकी लोगों के हाथ में ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन माँ के हाथ में ऐसे कुछ स्टेन्स, या एफएसएल टीम को बारीकी से जाँच करने में पता लगा कि माँ के नाखूनों में फंसे हुए थे खून के कुछ धब्बे। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद पुलिस के पास कोई बड़ा मोटिव नहीं था, बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो माँ को अरेस्ट कर ले। लेकिन अचानक से जब नाखूनों में खून के धब्बे मिल जाते हैं, इधर जो माँ है यानी कि नेहा गोयल है, वो अपने फ़ोन से डेटा डिलीट करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे जब पुलिस एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे बीतते जा रहे थे, तो पुलिस को लगा हो ना हो हमें एक बार नेहा गोयल से कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। नेहा को उठाया जाता है, उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, उसका फ़ोन, उसकी बाकी चीज़ों की जब तलाशी ली जाती है, तो पता लगता है कि बेटी के कत्ल के बाद, यानी कि जब बेटी की लाश मिली उसके 2 दिन बाद से नेहा ने अपने फ़ोन का जो पूरा डेटा है वो डिलीट कर दिया है। अब उसके फ़ोन के डेटा को साइबर एक्सपर्ट्स के द्वारा जो पुलिस है वो रिकवर कराती है, सारा डेटा देखा जाता है। तब पुलिस को पहली बार क्लू मिलता है, जिसके ज़रिए पुलिस ये सीना ठोक के कहती है कि कातिल कोई और नहीं, नेहा गोयल है, अपनी ही बेटी को मारने वाली। दरअसल पुलिस को पता लगता है कि जो फ़ोन है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सर्च की गई थी कि कौन सी दवाई खाएं जिससे बेटा पैदा हो, ऐसे क्या पूजा पाठ करें जिससे बेटा पैदा हो, ऐसा कौन सा रिचुअल करें, क्योंकि अंधविश्वास और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें उसकी सर्च हिस्ट्री में पाई गई, जिससे पता लग रहा था कि नेहा जो है वो बेटे की चाहत में डेस्परेट है, उसको एक बेटा चाहिए था, ना कि बेटी। अब पुलिस फिर से उससे पूछताछ करती है, उसको सारे सबूत दिखाती है, तब जाकर पुलिस ने ऐसा कहा ऑन द रिकॉर्ड, मीडिया के सामने भी, कि नेहा अपना जुर्म कबूल करती है। नेहा बताती है कि वो एक बेटा चाहती थी और इसीलिए उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। वो डिप्रेशन में जा रही थी, उसको पहले से एक बेटी थी, अब वो चाहती थी कि उसे बेटा हो और उसे बेटी हो जाती है, इसलिए उसने अपनी बेटी को मार दिया। पुलिस को पहली बार ये बयान मिलता है तो मीडिया में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद पुलिस जांच और तेज करती है, तो पुलिस को पता लगता है कि नेहा ने पहली बेटी हो जाने के बाद अपना 2 बार अबॉर्शन भी करवाया। उसने चेक करवाया था कि उसकी कोख में बेटा है या बेटी। जब उसे पता लगता है बेटी है तो उसका वो अबॉर्शन भी करवाती है। इसके अलावा नेहा जो है वो लगातार अपने एक बेटा पाने की चाहत में इतनी ज़्यादा आतुर हो जाती है, इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है कि वो ये नहीं देखती कि 4 महीने की बच्ची जो है उसे उसी ने जन्म दिया है और उसे इस तरीके से एक वारदात को अंजाम देती है। और जब उस बच्ची की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, सारी जाँच सामने आती है, तो पता लगता है उसकी बॉडी पर 17 इंजरी मार्क है, मतलब 17 चोट के निशान है और गला कटी हुई उसकी लाश मिली थी। तो पता लगता है कि उसके गले को बाकायदा बारीकी से काटा गया है और तो और 14 बार उसे स्टैब किया गया। आप सोचिए, चाकू घोंपा गया 14 बार उसको। तो ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी आती हैं। यहाँ तक कि पुलिस बयान में देते हैं कि उन्होंने किचन से नाइफ भी रिकवर किया, लेकिन किस आधार पे किया ये आपको बाद में पता लग जाएगा। अब ये सारी चीज़ें बन जाने के बाद जो नेहा है वो पुलिस को ये भी बताती है कि 6 दिन पहले उसकी बेटी बीमार हो गई थी और उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारी है और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो पागल हो जाएगी। तो नेहा पुलिस को कहती है कि वो एक पागल बेटी को नहीं पाल सकती थी और इसीलिए उसने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट फिर से आता है। पता लगता है कि नेहा ना सिर्फ 26 तारीख को अपनी बेटी का कत्ल किया, उसने पहले भी 2 बार कत्ल करने का ट्राई किया। अब आप समझिए कि कैसे जो नेहा गोयल है उसने पहले 2 बार बेटी को मारने की कोशिश की। पुलिस ने जो बयान दिए उसके आधार पर मीडिया में हर कहीं जो नेहा गोयल है वो एक कातिल माँ के नाम से जानी गई, उसको अरेस्ट भी किया गया। लेकिन ऐसी कौन सी चूक हो गई जिसकी वजह से कोर्ट ने बाइज्जत नेहा गोयल को बरी कर दिया और आज भी माही गोयल के कातिल का कुछ पता नहीं है। देखिए, ये जो आपने कहानी सुनी जिसमें नेहा गोयल ने बताया कि जो बच्ची है उसे अस्पताल ले जाया गया था, जब पुलिस ने इसके बारे में छानबीन की, डॉक्टरों से पूछा, तो पता लगा
कि जो खास तौर पर नेहा गोयल की मां का कहना था कि बच्ची को एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था जो बड़े होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे बच्ची एक तरीके से एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करती है और इसलिए जो मां है नेहा गोयल उसने बच्ची को मार डाला। अब पुलिस के सामने वो जो बयान दे रही थी, पुलिस हर एक चीज तो नोट कर रही थी और ये जो हम चीजें आपको बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जरिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की ये भी पता लगा कि हुआ ये था कि उसने अपनी बच्ची का गला घोटने की कोशिश की थी, क्योंकि उस कोठी में 30 से ज्यादा लोग भी रहते हैं कभी कभार, तो किसी ने शायद हल्ला हुआ था तो इस वजह से बच्ची को छोड़ना पड़ा, लेकिन बच्ची की हालत खराब हो गई थी और इसलिए उसे अस्पताल लेके जाया जाता है। और अस्पताल में जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं तो होता ही है कि गला दबाने से एक नस होती है जो दिमाग के पास वो सूख गई थी। उस छोटी बच्ची की सोचिए कितना दर्द दे रही थी ये जो माँ है, और सिर्फ एक ऐसे प्यार के लिए जहां पर उसे सिर्फ एक लड़का चाहिए था बच्चे के रूप में। अब क्योंकि मां का जो मकसद था बच्ची को मारने का वो फेल हो चुका था। अब पुलिस के सामने जो नेहा गोयल है, पुलिस के मुताबिक उनका ये कहना था कि नेहा गोयल ने बच्ची को इसलिए उस वक्त मारा क्योंकि जो बच्ची है वो अक्सर रोया करती थी और रोने के कारण वो तंग आ चुकी थी अपनी छोटी बच्ची से। उन्हें लग रहा था कि इस बच्ची को किसी भी तरीके से चुप कराने से अच्छा पूरी जिंदगी के लिए इसे सुला दिया जाए। अस्पताल जाया जाता है। अस्पताल में कम से कम 5 से 6 दिन वो बच्ची रहती है, जूझती है, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ती है कि जिस मां ने उसे जन्म दिया वही मां उस बच्ची के अंदर से जान निकालना चाहती है और इस कदर हावी हो चुकी थी कि उसका गला दबाने से भी पीछे नहीं चूकती है। अब इलाज होने के बाद जब बच्ची स्वस्थ हो जाती है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से उसे मारा गया था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता एक्चुअली में हुआ क्या है। सबको दिमाग की बात पता लग जाती है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बड़े होने के बाद उसे ठीक ना कराया जा सके। अब बच्ची जब आती है वापस घर पर जब आती है तो वो था जन्माष्टमी का दिन। 25 अगस्त की रोज था, 25 अगस्त 2016, जन्माष्टमी का दिन। पूरे घर में त्योहार का पूरा माहौल और बच्ची भी वापस आ चुकी थी अस्पताल से, तो घर में एक अलग ही खुशी। यहाँ गोपाल, जो नन्हे गोपाल हैं, उनकी पूजा पाठ चल रही है, लेकिन जो माँ है अपनी छोटी बच्ची को एक घृणा की नज़र से देखती है। उसे लगता है कि ये बच्ची दोबारा वापस आ गई, दोबारा रोएगी, मुझे इसकी देखभाल फिर से करनी होगी, क्या मैं इसे रास्ते से हटा दूं। जन्माष्टमी वाले दिन जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो पुलिस की जो हमने जांच पड़ताल की है, रिसर्च किया, तो उसमें पता लगा कि जन्माष्टमी वाले दिन भी इस माँ ने अपनी बच्ची को मारने की कोशिश की, लेकिन उस रोज़ गेस्ट पूजा पाठ ज़्यादा हो रही थी, यहाँ वहाँ लोग आ जा रहे थे, इसलिए वह मकसद में अपने कामयाब नहीं हो पाई। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कहानी बताई, पहले जब अस्पताल ले जाने से पहले उसने मारने की कोशिश की थी, जन्माष्टमी वाले भी दिन मारने की कोशिश की थी, दोनों बार वो फेल हो जाती है। लेकिन पुलिस जब छानबीन कर रही थी तो पुलिस ने सोचा कि इतने अमीर लोग हैं, क्या ये अपनी बच्चों की देखभाल खुद करते होंगे। पता लगा कि इन महिला ने, जो माँ है, उन्होंने बाकायदा एक मेड रखी हुई। मेड एक अंग्रेजी शब्द है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जो दाई होती हैं, जो बच्चों की देखभाल करती हैं, एक ऐसी महिला जो बच्चों को अच्छी तरीके से संभाल सके, उनके वॉशरूम से लेकर बाथरूम जाने से लेकर जो भी चीज़ें होती हैं, साफ सफाई से लेकर पूरे बच्चों का ध्यान रखती हैं। जब इस बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, उस वक्त मेड उनकी उस बच्ची के साथ मौजूद नहीं थी और ये बच्ची अपने अमीर माँ के गोद में खेल रही थी। पुलिस को ये सारी चीज़ें भी ज़रा अजीब लगी कि जब बच्ची माँ के साथ हो रही थी तभी बच्ची के साथ कुछ गलत होने जा रहा था। जिस रोज़ यानी कि 25 अगस्त 2016 की अगली रोज़ यानी 26 अगस्त 2016 को जब उसने देखा कि सारे गेस्ट घर से जा चुके हैं, घर पर कोई है नहीं, तब जाकर उसने फैसला किया कि इस बच्ची को मैं हमेशा के लिए इसका रोना बंद कर देती हूं। पुलिस के मुताबिक और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बच्ची को नोचा गया है। नोचा भी नाखूनों से इसे खींच के उसकी खाल निकाली गई, फिर उसे बुरी तरीके से मार दिया जाता है, जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया, और इसे एसी के अंदर रखकर आराम से उसी एसी को ऑन कर ये सोती रहती है। छोटी बच्ची थी, ज़्यादा उससे जगह लिया नहीं, किसी तरीके से उसे ठूस कर उस एसी के अंदर रख दिया गया। अब ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरी कवायद थी पुलिस को सुलझाने की, पुलिस को इस पूरे मामले को सुलझाने में कितने दिन लग गए होंगे?
10 दिन या कहें 250 घंटे लग गए कि इस पूरे मामले को किसी भी तरीके से सुलझाया जाए, क्योंकि हर कड़ी में जब भी पुलिस वाले इस जांच में आगे बढ़ते, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती, तो उस फॉरेंसिक की रिपोर्ट में पता लग चुका था कि मां के हाथ में खून है। और जैसे ही खबर अरबपति मां को लगी या करोड़पति मां को लगी, तो तुरंत ही एक तरीके से पता लगा कि जो लेडी है या जो मां है नेहा गोयल, उसने अपने फोन से सारा डाटा ही डिलीट कर दिया है। अब जब फोन लिया गया तो फोन तो एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा था। पुलिस को लगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना साफ फोन तो किसी अपराधी का भी नहीं होता, और इस नेहा गोयल का तो एकदम फोन एकदम पूरा साफ है। इसके बाद उनके फोन को शक के आधार पर फॉरेंसिक के पास भेजा गया। पहली चीज, पुलिस जब छानबीन कर रही थी, पुलिस को 10 दिन क्यों लगे, सोचिए, एक बच्ची की मौत की कातिल का पता लगाने में। उस घर में कोठी थी, बहुत बड़ी कोठी है, उस कोठी में 16 सीसीटीवी लगे हुए थे और एक भी सीसीटीवी उस रोज ऑन नहीं था। अभी अपने आप में आपको अजीब नहीं लगता? एक घर, एक ऐसा अमीरों का घर जहां पर एक रोज पहले ही जन्माष्टमी जैसा त्यौहार बना हो, उसके अगली रोज जो सीसीटीवी फुटेज है या जो जितने भी सीसीटीवी हैं, वो सारे काम करना बंद कर देते हैं। वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, फोन भी नीट एंड क्लीन। लेकिन पुलिस के मुताबिक जब उस फोन से डाटा निकाला गया तो पता लगा कि जो मैडम है नेहा गोयल, ये अक्सर गूगल पर इंटरनेट के जरिए तलाशती थी कि बच्चा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, बच्चा, लड़का कैसे पैदा हो सकता है, बच्ची नहीं बच्चा कैसे हो सकता है, अगर लड़की ना चाहिए तो हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। मतलब वो सारी चीज़ जो एक लेडी एक लड़के की ख्वाहिश रखती है, वो क्या क्या चीज़ें सर्च करती है, वो सारी चीज़ गूगल हिस्ट्री से आराम से पुलिस को मिल चुकी थी। अब ये सोचिए, सारी चीज़ें डिलीट कर कर जो नेहा थी उसे लग रहा था कि मैं बच जाऊंगी, कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। सीसीटीवी फुटेज भी जो थे सारे हटा दिए गए थे, सारे ऑफ थे, खराब थे, पता नहीं क्या था। तो पुलिस जब जब एक कदम आगे बढ़ती, वो 4 कदम पीछे आ जा रही थी। पुलिस को लगा कि इस पूरे मामले को सुलझाया तो सुलझाया कैसे जाए। फिर अचानक से एक रोज पुलिस को चाकू मिल जाता है और चाकू को लेकर पुलिस पहली बार नेहा गोयल को अरेस्ट करती है और कहती है कि देखो, हमें पता है कातिल कौन है, कातिल तुम ही हो, अपना गुनाह कबूल कर लो। पुलिस के मुताबिक नेहा गोयल अपना गुनाह कबूल करती है। लेकिन मैं आप सबसे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो विडंबना है कि पुलिस के सामने जो बयान आप देते हैं वो मान्य नहीं होते हैं जब तक आप मजिस्ट्रेट या जज के सामने जाकर अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेते। पुलिस के सामने जितने भी आपके इकबालिया बयान होते हैं वो कोई मतलब के नहीं रहते जब तक उस बयान पर तस्दीक एक मजिस्ट्रेट या जज ना कर दे। जब इस लेडी को पुलिस के सामने से पूरी कहानी बताई, पुलिस ने फॉरेंसिक से लेकर तमाम चीज़ों में एक तरीके से कहीं ना कहीं पिन पॉइंट इन्हीं लेडी को बनाया, नेहा गोयल को। लेकिन जैसे ही मैडम कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट में मुकर जाती, बोलती मुझे क्या पता कि बच्ची को किसने मारा, घर पे और भी लोग हो सकते हैं। इसका सिर्फ एक बयान इस पूरे केस को किस तरीके से मोड़ सकता था, ये शायद पुलिस को भी नहीं पता था। ट्रायल शुरू होता है लगभग 5 सितंबर या 6 सितंबर के दरमियानी ट्रायल शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे ही जब पुलिस अपनी थ्योरी बताती है, जो हमने आपको पूरी कहानी बताई, पूरी पुलिस के अकॉर्डिंग बताई, लेकिन जो वकील हैं, लड़की के जो औरत के वकील हैं, जो माँ के वकील हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस अब तक इस पूरे केस में ये नहीं समझा पाई है कि चाकू उन्होंने कैसे बरामद किया। वकील का ये भी कहना था कि जो उनके मुवक्किल हैं, मतलब जो उनके क्लाइंट हैं, यानी कि जो नेहा गोयल हैं, क्या उन्हें किसी ने देखा बच्ची को मारते हुए? पुलिस का जवाब था नहीं। तो क्या कोई ऐसी सीसीटीवी वाली जो चीज़ें थी, क्या कहीं पे वो कैप्चर हुई हैं? पता लगा नहीं। तो ऐसे कौन से सबूत, क्या चाकू में फिंगरप्रिंट मिला, क्या वहाँ पर नाखूनों के कुछ ऐसे सैंपल्स मिले कि आप मेरे क्लाइंट को ही आधार बना रहे हो? तो पुलिस का कहना था कि मोबाइल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, जब मेड नहीं रहती थी या दाई नहीं रहती थी, तब बच्ची के साथ कुछ ऐसे हादसे होते रहे हैं, और खुद पुलिस के सामने नेहा गोयल ने एक्सेप्ट किया था। तो वकील ने कहा कि पुलिस के सामने जो चीज़ें बताई गई हैं आप उस पर ना बताएं, कोर्ट में मेरी क्लाइंट तो मना कर रही हैं, क्या पता आपने दबाव में बताया, ये कहानी बनाई हो। तो पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चीज़ थी 10 दिन के बाद भी, वो था लैक ऑफ एविडेंस, और जो सिर्फ और सिर्फ नेहा गोयल के हक में गया।
हमारे कानून में एक कहावत ये कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से नेहा गोयल के लिए ना चाकू मिल पा रहा है, ना किसी ने उन्हें देखा है, क्योंकि बंद कमरे में किया गया एक ऐसा क्राइम जिसके साक्ष्य, जिसके सबूत, जिसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र के बारे में कोई भी ऐसी पुख्ता सबूत जो नेहा गोयल के खिलाफ जा रहे हो, ऐसी कोई भी चीज पुलिस पेश नहीं कर पाई। और पुलिस का बार बार यह कहना था कि नेहा गोयल ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की है क्योंकि फोन में जिस तरीके से उन्होंने अपनी हिस्ट्री डिलीट की, रिकॉर्डिंग्स डिलीट की, तो वहां पे यह कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो डाटा है उससे यह थोड़ी साबित हो जाता है कि एक मां ने अपने बच्चे को ही मारा है। अब यहां पर पुलिस, जो जोधपुर पुलिस थी, उसके सामने एक सवालिया निशान लग गया कि इतनी मेहनत के बाद 2016 का केस था, 2019 की जो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता लगा कि उस रिपोर्ट में आप देखिए बकायदा बरी कर दिया गया है। और ये कहते हुए कि जो चाकू है उसका एविडेंस नहीं मिला, घर में उस नेहा गोयल के अलावा भी 30 और लोग रहते थे, तो क्या उनमें से किसी ने भी इस मर्डर को अंजाम हो सकता है दिया हो, क्योंकि ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं जिसे साबित किया जा सके। अब जो पुलिस की जो थ्योरी जो हमने आपको बताई, ये सिर्फ पुलिस के जरिए हमने आप तक पेश की है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस केस स्टडी के माध्यम से हमारा मकसद आपको यह बताना था कि देखिए पुलिस कई बार बहुत सारी थ्योरीज बताती हैं, कई बार सच भी हो सकते हैं, कई बार वो झूठ भी हो सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस या कहें सबूतों के अभाव में किस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई कातिल को जानता भी है, सबको पता है कि कातिल यही है, लेकिन हमारा कानून वो सबूत मांगता है, तभी उस कातिल को वो सजा दे पाता है। और ऐसे में जो पुलिस को ये चाहिए कि देखिए जो उनकी जो थ्योरी है, हमने कई ऐसे केसेस कवर भी किए हैं डिकोडिंग क्राइम के जरिए भी, जहां पर जो पुलिस की थ्योरी के मुताबिक हमने आपको स्टोरी भी बताई है, बाद में उस केस में इस तरीके से मोड़ आता है कि कोर्ट सबूतों के अभाव पर छोड़ भी देता है। अब इस केस में ही ले लीजिए, जिस तरीके से जो पुलिस ने छानबीन की, फॉरेंसिक पुलिस ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन एक थ्योरी को प्रूफ करना, मतलब मैं ये कह दूं कि देखिए मैंने इस बच्चे को मारा है, अब मेरे कहने भर से मैंने इस बच्चे को, पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि इसी से इसका मर्डर किया गया है। अब जिस तरीके से आपने तमाम केसेस देखे होंगे, हर बार कहा जाता है कि क्या वो वेपन मिला है जिस वेपन से किसी की हत्या की गई है, क्यों जरूरी होता है। देखिए अगर कोई आपको मर्डर स्टैब्लिश करना है जज साहब के सामने, तो जज साहब के सामने बताना पड़ेगा कि जनाब ये देखिए ये रहा वो चाकू जिससे मर्डर किया गया हो। मान लीजिए वो चाकू ही ना मिले तो जो कातिल है, जिसने मारा, सब पूरी दुनिया को पता है कि उसने मारा है, तो उसे सजा बहुत कम हो सकती है। कई बार तो ऐसे केसेस होते हैं कि हथियार ना मिलने की वजह से भी उन कातिलों को छोड़ दिया जाता है, बाद में वो कातिल दोबारा पकड़े भी जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस केस स्टडी में जो लैक ऑफ एविडेंस, और जिस तरीके से सोनम केस में भी हमने देखा कि किस तरीके से सबूत मिटाने की जो भरपूर जो कोशिश की थी, कहीं कहीं पुलिस एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, सोनम कामयाब ना हो जाए और इस सबूतों के अभाव में सोनम कहीं छूट भी ना जाए। तो हमारा मकसद इस केस स्टडी के जरिए आप तक ये बताना था कि देखिए परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन ये जो क्राइम हुआ है आज भी लगभग 9 साल हो चुके हैं। माही के जो असली कातिल हैं नहीं पता कौन है, किसने मारा, कौन था, कैसे मारा, और जिसने भी मारा 17 चाकू या जितनी भी हाथों से नोचा गया, जिस किसी ने भी उसके साथ इस बेदर्दी को मौत की घाट उतारा हो, वो समझिए वो कहीं इंसान नहीं हो सकता, वो शैतान ही हो सकता है। और आज भी वो कातिल बाहर घूम रहा है, शायद उस घर के अंदर बैठा हो, उन घर में से किसी कोई हो, क्योंकि अगर नेहा गोयल नहीं है तो फिर कौन है कातिल? क्या अभी भी उनके परिवार में किसी और को मारने की फिराक में है, या कातिल वहां से भाग चुका है? एक ऐसा सवालिया निशान, एक ऐसा परफेक्ट क्राइम जिसमें कातिल अभी भी पुलिस की से कोसों दूर है। तो फिलहाल जो भी इस केस स्टडी में जो भी नए अपडेट्स होंगे, हम आप तक कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की, और ऐसी केस स्टडी हम आपके पास लेकर आते रहेंगे ताकि डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप समझें कि किस तरीके से जो कातिल या जो मर्डरर या जो भी साजिश षड्यंत्र रचते हैं, उनके दिमाग की खोपड़ी के अंदर वो क्या क्या चीजें चलती हैं जो पुलिस के सामने भी उसे सुलझा पाने में उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।